हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी ऐसा केमिकल विच डिसोसिएट्स इन वाटर एंड गिव्स आयन, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो डिसोसिएट करे और आयन प्रोड्यूस करे, जैसे कि कोई एसिड हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, कोई सॉल्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। कोई एसिड, बेस, सॉल्ट, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। क्योंकि अगर एसिड भी ब्रेक करेगा तो H+ नॉर्मली प्रोड्यूस करेगा, बेस होगा तो OH- प्रोड्यूस करेगा, और सॉल्ट होंगे तो कैटायन एनायन प्रोड्यूस करेंगे ही। तो कोई भी ऐसे कंपाउंड जो डिसोसिएट करके आयन प्रोड्यूस करते हो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बट यहाँ पे एक चीज़ और जानना इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वीक होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो कंप्लीटली ब्रेक कर जाते हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ब्रेक कर जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं या ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलेंगे विच डिसोसिएट्स ओनली पार्शियली, जो सिर्फ थोड़ा बहुत टूटते हो, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डेफिनेशन हुआ। अब पहचानेंगे कैसे कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? तो एक्चुअली जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर कोई भी सॉल्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि अगर हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, या फिर इस तरीके से HNO3 कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि KOH हो गया या NaOH हो गया, इस टाइप से HCl, ये सब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये सब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। और जो सॉल्ट होते हैं जैसे कि NaCl, CuSO4 या फिर कोई दूसरा भी सॉल्ट हो सकता है, KCl, इस टाइप से, तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है और ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट में ये भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक एसिड का भी सॉल्ट हो सकता है जैसे कि CH3COON, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक में कौन कौन से आएंगे? तो वीक में होंगे वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे क्योंकि वीक एसिड वही होते हैं जो पूरा नहीं टूटते हैं, कंप्लीटली ब्रेक नहीं करते हैं। या फिर वीक बेस, तो वीक एसिड और वीक बेस आ सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो वीक एसिड जैसे कि कोई फॉर्मिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हो गया। वीक बेस जैसे कि हमारे पास हो सकता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। तो ये जो वीक एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और वीक बेस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्रेक करते नहीं हैं। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके बाद ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में मेरे पास कुछ आयंस हैं, कुछ कैटायंस होंगे और कुछ अनायंस होंगे। तो कैटायंस अनायंस उसमें अगर प्रेजेंट है, अब वहाँ पे अगर हम कोई रॉड डिप करें, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज,
तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और नेगेटिवली चार्ज जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो इनके माइग्रेशन की वजह से करंट फ्लो करता है, आयन का माइग्रेशन होता है सॉल्यूशन के थ्रू, इसी वजह से तो करंट फ्लो करता है। अगर करंट ही नहीं फ्लो करे तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो वही होते हैं जो करंट को फ्लो भी करते हैं, करंट के कंडक्शन के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स और दोज केमिकल्स विच डिसोसिएट्स इन आयन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दोज कंपाउंड्स आई मीन इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूसेस आयन इन वाटर और इन एक्वस मीडियम। इस वजह से ऐसा होता है। दो कैटेगरी के हुए, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। यानी कि ये हुआ कि इनमें जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है, कैटायन और अनायन की वजह से होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में से हैं सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइट का जो नेचर है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है या वो वीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा आयन मोर आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर ज़्यादा आयन्स होंगे तो कंडक्शन उनका ज़्यादा होगा, वीक होगा तो आयन का नंबर कम होगा, कम नंबर होंगे तो कम कंडक्शन होगा। यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है कंडक्शन। दूसरा ये डिपेंड करता है जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उनका साइज क्या है, साइज एंड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन को हम लोग हाइड्रेशन भी बोलते हैं। साइज एंड सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कैटायन है, कोई आयन है, एक छोटा सा कैटायन है और एक बड़ा सा कैटायन है, तो अगर छोटे से कैटायन, इसका मतलब ये हो कि पॉजिटिव चार्ज छोटे से वॉल्यूम में, स्मॉल वॉल्यूम में है, कम वॉल्यूम में है, तो इसमें हाई चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज यहाँ पे ज़्यादा डेंस होगा। लेकिन अगर यही चार्ज इतने दूर में फैला हुआ है तो उसका डेंसिटी कम होगा, लोअर चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी। तो अगर कोई स्मॉलर आयन होता है उसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो होता क्या है कि उसको वाटर ज़्यादा सराउंड करता है, मतलब उसके तरफ वाटर का जो लेयर बनेगा उसका थिकनेस ज़्यादा रहेगा। अगर लोअर चार्ज डेंसिटी है तो उसके अराउंड जो थिकनेस बनेगा वो बहुत थोड़ा सा थिकनेस, कम थिकनेस का रहेगा, तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा उसका हाइड्रेशन या उसका सॉल्वेशन भी ज़्यादा होगा। तो सॉल्वेशन होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर किसी आयन का सॉल्वेशन हो गया, उसके ऊपर एक तो आयन छोटा सा था वो, अगर उसके ऊपर लेयर बड़ा सा बन जाएगा तो क्या होगा कि वो आयन को मूवमेंट में दिक्कत आएगा, वो जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटा सा आयन है, वेट ज़्यादा उसके ऊपर हो जाएगा, थिकनेस वाटर का ज़्यादा हो जाएगा, तो मूव नहीं कर पाएगा। यानी कि ये हुआ कि अगर सॉल्वेशन ज़्यादा हुआ, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, स्मॉल साइज होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, और अगर सॉल्वेशन ज़्यादा हो गया तो उसका कंडक्शन या कंडक्शन उसका जो होगा वो कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। तो यानी कि साइज एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इट मीन्स कि इफ द साइज ऑफ एनी आयन इज स्मॉलर then solvation or hydration for that particular ion will be greater, and in such case it will be difficult for that ion to move under the influence of electric potential. It means the conduction will decrease. तो ये होगा, साइज पर भी डिपेंड करता है और साइज पर ही डिपेंड करता है एक्चुअली हाइड्रेशन भी और सॉल्वेशन भी, और फिर उस पर कंडक्शन। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर भी अफेक्ट करता है कंडक्शन को। जैसे अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है, तो पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो उसमें
इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक्स ईजली, वो ईजली ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक्स ईजली एंड गिव्स आयंस। तो ज़्यादा ईजली वो ब्रेक करेगा और ज़्यादा जल्दी से वो आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो पोलर सॉल्वेंट अगर होंगे तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट जल्दी ब्रेक करेंगे, ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेंगे, और आयन की वजह से तो कंडक्शन होना है, तो ज़्यादा आयन होंगे तो कंडक्शन ज़्यादा हो सकेगा। यानी कि सॉल्वेंट का नेचर भी अफेक्ट करता है, एंड देयर विस्कोसिटी ऑल्सो, एंड देयर विस्कोसिटी। इस सॉल्वेंट का विस्कोसिटी कितना है? अगर कोई सॉल्वेंट ज़्यादा है विस्कस, हनी जैसा है, तो अगर वो हनी जैसा है, ग्लिसरीन जैसा है, ज़्यादा विस्कस है, वाटर जैसा नहीं है, वाटर तो कम विस्कस हुआ, तो अगर ग्लिसरीन हनी जैसा होगा तो उसमें जो आयन होंगे वो क्या होंगे कि बहुत धीरे धीरे मूव कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट में विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उस केस में भी कंडक्शन कम हो जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। और फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो इसको अफेक्ट करते हैं। एक और है फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन अगर हमारे पास कोई है तो सॉल्यूशन में हम कितना आयन प्रेजेंट रखें, कितने आयन्स उसमें घुले हुए हैं, कितने ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट होगा उसमें तो ज़्यादा कंडक्शन होगा। ज़्यादा सॉल्ट को अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा वो, ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई होगा इट मीन्स कि ज़्यादा आयन्स होंगे, और ज़्यादा आयन्स होंगे तो फिर उस केस में भी कंडक्शन हाई होगा, क्योंकि कंडक्शन करने वाला आयन ही है। आयन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कंडक्शन होगा, आयन का नंबर अगर कम हो जाएगा तो कंडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट फैक्टर जिससे बहुत बार क्वेश्चंस भी होता है सीबीएसई में कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी सॉल्यूशन को हीट कर दें, तो हीट करने से क्या होगा, उसके पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी मिलेगा हीट करने से पार्टिकल को। अब एनर्जी बढ़ेगा तो उस पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाएगा, ज़्यादा स्पीड से वो मोशन करने लगेगा। तो अगर वो ज़्यादा स्पीड से मोशन करेगा तो करंट को जल्दी कैरी कर पाएगा, ज़्यादा कैरी कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तब भी कंडक्शन बढ़ जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स थे नेचर, साइज एंड सॉल्वेशन, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और उसके बाद फिर था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को पहले वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसको कंडक्टिविटी ही बोलते हैं और सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। कप्पा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर हमारे पास कोई क्यूब है इस टाइप से, और अगर ये क्यूब है इस टाइप का, कोई हमारे पास क्यूब है, अब इस क्यूब में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, और वो पूरा भरा हुआ है, ऐसा इमेजिन करना है। अभी इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बस ऐसा इमेजिन करना है कि जैसे इस क्यूब में थोड़ा भी जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है, पूरा यहाँ तक, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, एक सिंगल ड्रॉप का भी। और इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें। जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन हो सकता है, कोई एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है, कोई बेस का सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये इसमें भरा हुआ है पूरा।
अब क्या है कि इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो कैटायन एनायंस भी होंगे, बहुत सारे कैटायन एनायंस इस टाइप से प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो कैटायन एनायंस इसमें प्रेजेंट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अब क्या है कि सपोज एक चीज़ और कर लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका एज लेंथ है, अगर ये क्यूब है इसका ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और इसके सारे लेंथ क्यूब होंगे तो सारे लेंथ इसके इक्वल ही होंगे। ये भी है इसका 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस क्यूब का अगर हम वॉल्यूम बताना चाहें तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सीसी। सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना सारा है, 1 सीसी सॉल्यूशन हम रखे हैं, यूनिट वॉल्यूम रखें। अब इसमें कुछ आयन्स हैं। अब हम क्या करें कि इसमें सॉल्ट जितने भी घुले हुए हैं, अगर हम क्या करें कि इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहें, कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं हम, तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने का क्या तरीका है कि इसमें हम वाटर को और पॉर करें और वाटर इसमें ऐड करें। तो वाटर को जैसे ही ऐड करेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी अभी पर्टिकुलर स्पेस में बिल्कुल जगह नहीं है, तो अगर इसके हम और वाटर ऐड करें, वाटर ऐड कर रहे हैं प्योर वाटर, उसमें सॉल्ट नहीं है, तो जैसे ही ऐड करेंगे क्या होगा कि पूरा भरा हुआ है, ओवरफ्लो होने लगेगा। अब जब ओवरफ्लो करेगा तो आयन्स इसमें जो प्रेजेंट है वो भी तो बाहर जा सकते हैं, तो आयन्स यहाँ पे बाहर चले ही जाएंगे, ओवरफ्लो करेगा तो वाटर ऐड करने से क्या होगा कि इसमें जो आयन्स हैं ओवरफ्लो करके बाहर चले जाएंगे। तो अगर आयन्स इसमें अभी इतने सारे हैं, कुछ आयन्स बाहर चले गए, तो नंबर ऑफ़ आयन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ आयन्स कम हो गया तो करंट को कैरी करने वाले तो आयन ही थे ये सब, तो यहाँ पे जो करंट को कैरी करने वाले थे वो तो आयन थे। तो अगर यहाँ पे आयन कम हो गए तो करंट को कैरी कौन करेगा, थोड़े से आयन बचेंगे वही करंट को कैरी करेंगे। तो यानी कि ये हुआ कि कंडक्शन जो होगा वो पहले जितना नहीं हो पाएगा। अब तो कम आयन हो गए ना, तो कंडक्शन भी कम हो जाएगा। तो कंडक्शन कम हो जाएगा जब इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे। तो इस क्यूब का जो भी कंडक्शन पहले था, जो भी कंडक्टेंस पहले था, उस कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ 1 cc 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 cc या 1 मीटर क्यूब भी ले सकते हैं, कोई भी यूनिट लेंथ होना चाहिए। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एक चीज़ और, ये तो इसका कंडक्टेंस जो हुआ उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोल दिए। इसके बाद दूसरा सिचुएशन हम लोग अभी ये देखें कि वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर से क्या फ़र्क पड़ेगा कंडक्टिविटी पे, ये देख रहे थे। एडिशन ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे, वाटर किसी भी चीज़ में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, कि हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। वाटर ऐड करेंगे तो कोई भी चीज़ डाइल्यूट हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ वाटर मतलब डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर शुगर और वाटर अगर है हमारे पास, उसमें वाटर और मिला दें तो उसका जो स्वीटनेस है वो कम हो जाएगा वाटर को ऐड करने पे, मतलब डाइल्यूट कर देंगे उसको, तो स्वीटनेस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन उसका डिक्रीज कर जाएगा। तो डाइल्यूशन करने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो कॉन्सेंट डिक्रीज करना या डाइल्यूशन करना दोनों इक्विवेलेंट चीज़ है। तो एडिशन ऑफ वाटर से क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर कह लें कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा कंडक्टिविटी पे, कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अभी देख रहे थे कि ये 1 cc इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और इस 1 cc इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें सॉल्ट 1 ग्राम है कि सॉल्ट 2 ग्राम है, या सॉल्ट बहुत ज़्यादा है या सॉल्ट बहुत कम है। हम बस ये देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम ये पूरा बस भरा होना चाहिए, थोड़े से सॉल्ट से या ज़्यादा सॉल्ट से पूरा भरा होना चाहिए। अगर ये पूरा वॉल्यूम इसका पूरा ऑक्यूपाइड है देन ये 1 cc सॉल्यूशन होगा, एंड कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन electrolytic solution is called the specific conductance, or it is called conductivity. But what will happen if we will add some more amount of water to this solution? इसमें थोड़ा आयन हो या ज़्यादा आयन हो, अगर उसमें हम वाटर और मिलाएंगे तो क्या होगा,
अगर थोड़ा है तो भी कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ज़्यादा है तो उसमें से कुछ कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अभी हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि अगर इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कुछ आयंस तो बाहर आने लगेंगे ओवरफ्लो करके, तो क्या होगा कि आयंस कम हो जाएगा इस वॉल्यूम में, और कम हो जाएगा तो कंडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेंशन नहीं करना है ऐसे पूरे स्टोरी को, बट सिंपली समझने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस तो घट जाएंगे ना, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, या पर यूनिट क्यूब भी लिख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब नंबर ऑफ आयंस ही घट गए, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम आयन ही अगर घट गए, देन क्या होगा, देन कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि वो आयन ही तो थे जो कंडक्टेंस करा रहे थे, कंडक्शन के रिस्पॉन्सिबल थे, तो उसका कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। तो हम दो चीज़ सीखे यहाँ पे, एक तो कि कंडक्टिविटी होता क्या है, दूसरा ये कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। इट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कंडक्टेंस को कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें और देखेंगे कि जो कंडक्टिविटी होता है कप्पा, वो मैथमेटिकली कैसे रिलेट करता है बाकी कुछ टर्म्स से, रेजिस्टेंस से या फिर और बाकी चीज़ों से। तो कोई भी अगर कंडक्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो या मेटलिक कंडक्टर हो, रेजिस्टेंस तो सब में होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, उसका रेजिस्टेंस 0 होता तो सुपर कंडक्टर होता। तो रेजिस्टेंस तो सब में होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, कोई सॉल्यूशन से करंट पास हो रहा हो या फिर किसी वायर से पास हो रहा हो, मेटलिक कंडक्टर से। तो होता ये है कि हम लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वायर का लेंथ होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा, लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर मोटाई बढ़ाते जाए वायर का तो रेजिस्टेंस घटते जाएगा, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस किसी मेटलिक वायर के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो ये मेटलिक वायर की बात कर रहे हैं। तो फॉर मेटलिक वायर रेजिस्टेंस इज, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, फॉर मेटलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ और लेंथ ऑफ मेटलिक वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है रो L/A। अब क्या है कि हम यहाँ पे रो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो रो इक्वल्स टू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं R/A/L। तो इस रो जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी का अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/रेजिस्टिविटी कर दें, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लें तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। अगर हम रो को नीचे कर दे, 1/रो कर दे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा L/RA, ये हो जाएगा। अब ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो है, इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। कंडक्टिविटी मीन्स वही कप्पा जो हम अभी देख रहे थे। और ये जो टर्म है, ये जो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो ये सिर्फ मेटलिक कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/रो इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू कंडक्टिविटी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कप्पा इक्वल्स टू L/RA। 1/रो क्या है, 1/रो है कप्पा। तो अब हम लोग कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी हुआ, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और वे है डिफाइन करने का, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी आई मीन रो इज कॉल्ड
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब अगर हमको ये कप्पा का ये फार्मूला पता है कि कप्पा इक्वल टू होता है L/RA, तो इस फार्मूले से हम लोग हेल्प लेकर इसका यूनिट भी बता सकते हैं। तो कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L/RA फार्मूला है, तो कप्पा का यूनिट बताना है हमको। तो लेंथ का यूनिट अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगा हमारे पास, लेंथ का मीटर। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, रेजिस्टेंस का होगा ओम। और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अगर ये मीटर स्क्वायर होगा तो एक एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ओम ऊपर चला जाएगा तो ये ओम इन्वर्स और ये हो जाएगा मीटर इन्वर्स। तो ये इसको हम लोग ओम इन्वर्स को साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन मीटर इन्वर्स ये कप्पा का यूनिट होता है। और ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट है, लेकिन इस यूनिट में जनरली मिलता नहीं हम लोगों को, हम लोग जनरली कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं। तो कॉमन यूनिट क्या होगा, बाकी सब तो सेम होगा, कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं। तो इसका जो कॉमन यूनिट है कप्पा का वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा का कॉमन यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो बहुत बार क्या होगा कि वैल्यू ऐसे दिया रहेगा 5 साइमन सेंटीमीटर, तो यूनिट देख के भी हम लोग पहचान सकते हैं कि वो क्या है, कप्पा है या फिर कोई और टर्म है, कंडक्टिविटी या कोई और है, इसलिए यूनिट भी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये तो हुआ कंडक्टिविटी और उसका वेरिएशन क्या होता है, फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को जानने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटलिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मीन्स हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर में अगर हम नोटिस करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एक सॉल्यूशन होता है और मेटेलिक कंडक्टर में हम लोग नॉर्मली एक वायर का यूज़ करते हैं, इसमें से करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस प्रेजेंट होते हैं और मेटेलिक कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि करंट कैरियर्स कौन होते हैं, करंट कैरियर्स आर आयंस। ये इधर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है और इधर मेटेलिक कंडक्टर है। और इसमें क्या होते हैं, करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही करंट को कैरी करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। इसके बाद एक और चीज़ डिफरेंस जो मेजर, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसमें क्या है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा पार्टिकल्स का। अब काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा पार्टिकल्स का तो पार्टिकल्स ज़्यादा स्पीड में वो मोशन कर पाएंगे रॉड्स की तरफ, तो जल्दी से वो करंट को कैरी करेंगे। इट मीन्स कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका कंडक्टेंस जो होता है बढ़ जाता है, लेकिन मेटलिक कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ा तो फिर वो करंट को जल्दी से कैरी नहीं कर पाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। यानी कि ये हुआ कि टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया कंडक्टेंस, इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस डिक्रीजेस। क्योंकि अगर बढ़ा इसका टेम्परेचर वायर का तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो फिर कंडक्टेंस
कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और क्या है कि वायर से अगर हम लोग करंट को पास करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम प्रैक्टिकली भी नोटिस करते हैं कि ऐसा नहीं कि वायर में कोई रिएक्शन हो गया, या फिर ऐसा नहीं होता है कि वायर का वेट किधर एक तरफ ज़्यादा हो एक तरफ कम हो, मतलब मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। लेकिन करंट को सॉल्यूशन से पास करते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे केमिकल चेंज अकर्स ऑन पासिंग द करंट। केमिकल चेंज क्या ना कर ऑन पासिंग द करंट, बट यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, नो केमिकल चेंज। केमिकली कोई भी चेंज उसमें नहीं होता, नो केमिकल चेंज अकर्स मेटलिक में। दूसरा ये हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ मास, अगर केमिकल चेंज होगा तो मास का ट्रांसफ़र भी होगा, कहीं से गैस निकलेगा किसी रॉड की तरफ, किसी का थिकनेस बढ़ेगा किसी का थिकनेस घटेगा, तो ट्रांसफ़र ऑफ मास टेक्स प्लेस, इसमें लेकिन नो ट्रांसफ़र ऑफ मास, कोई मास का ट्रांसफ़र ऑफ मास टेक्स प्लेस, मास का ट्रांसफ़र इसमें नहीं होता है। तो ये सब डिफरेंस है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, मास का ट्रांसफ़र होगा, इसमें रिएक्शन भी नहीं होगा तो मास का ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ जाएगा बट ये घट जाएगा। इसमें आयंस करंट को कैरी करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स करंट को कैरी करते हैं। तो ये सब कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में और मेटलिक कंडक्टर में। तो अब एक चीज़ और है कि हम लोग रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो यहाँ से क्वेश्चन भी होते हैं कि वाई अल्टरनेटिंग करंट is used to measure the resistance of electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करंट को कैरी करता है तो कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा उसमें, तो उसके रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कभी भी डीसी का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज नहीं करते हैं, एसी करंट का। रेजिस्टेंस के लिए हम बता रहे हैं, नॉर्मली तो हम लोग उससे डीसी ही पास करते हैं, लेकिन जब रिएक्शन करना होता है तब डीसी यूज़ करते हैं। और हम लोगों को रिएक्शन ही करना होता है हमेशा, इसलिए बार बार हम लोग उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी डीसी प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब रेजिस्टेंस मेजर करने की बात आती है, रिएक्शन नहीं करना है हमको, सिर्फ रेजिस्टेंस मेजर कर लेना है, तो उस समय एसी का यूज़ करते हैं। डीसी का क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट करंट डीसी, डायरेक्ट करंट causes chemical reaction to occur, क्योंकि डायरेक्ट करंट मीन्स बैटरी करंट, बैटरी से क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है उस सॉल्यूशन में। डायरेक्ट करंट causes chemical reaction to occur in इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उससे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन हो सकता है। और केमिकल रिएक्शन अगर हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो परफेक्ट रेजिस्टेंस तो पता चलेगा नहीं। इसीलिए क्या है कि हमको बिना केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज किए, कॉम्पोजिशन नहीं बदलना, रिएक्शन होगा तो कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, बिना कॉम्पोजिशन को बदले हुए अगर रेजिस्टेंस पता करना है तो हम लोग एसी का यूज़ करते हैं। बिकॉज एसी करंट डू नॉट कॉजेज एनी केमिकल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसलिए एसी का यूज़ करते हैं, डीसी का नहीं करते हैं। डीसी का यूज़ किए तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। तो ये इसका रीज़न होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस या इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा एम से। अब मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है, लास्ट वाले टॉपिक में क्या देखे थे, कंडक्टिविटी सिर्फ देखे थे,
तो कंडक्टिविटी में क्या हम लोग देखे थे, वो ये चीज़ देखे थे कि उसमें वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। सॉल्ट उसमें 1 मोल है, 2 मोल है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, ये मतलब नहीं रखता है वो। वॉल्यूम उसका 1 cc होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी में अमाउंट 1 मोल होना चाहिए सॉल्यूट का। सॉल्यूट जो सॉल्ट है या जो एसिड है, जो बेस है, वो 1 मोल होना चाहिए। वो 1 मोल से ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम चाहे जितना भी ज़्यादा हो या वॉल्यूम कितना भी कम हो, वो 1 क्यूब हो या 10 क्यूब के बराबर हो या बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 मोल ही होना चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या है कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ electrolytic solution. It is the conductance of electrolytic solution which contain 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte। तो उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता हो। अगर वॉल्यूम रखेंगे हम लोग, वॉल्यूम भी फिक्स कर दें, अगर लीटर में रखें तो 1 मोल पर लीटर हो सकता है, 1 मोल 2 लीटर में भी हो सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात वैसे नहीं करनी है। ध्यान बस ये देना है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 मोल सॉल्ट या 1 मोल एसिड या 1 मोल बेस होना चाहिए उस सॉल्यूशन में। देन कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। अब इसके बाद क्या है कि इसका वेरिएशन कैसे होता है। उसमें तो देखे थे कि डाइल्यूशन करने से, कॉन्सेंट्रेशन घटाने से कंडक्टिविटी घट जाता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के जो होता है, यानी कि डाइल्यूशन करेंगे तो ये डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाइल्यूशन करेंगे मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिए अगर हम, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग समझने के लिए याद रख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिखते नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है कोई। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ये चीज़ याद रखना होगा कि वेरिएशन of lambda m with concentration कह लें या फिर कह लें और डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन भी करने का मतलब ये होगा कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा ही। तो कैसे चेंज होता है इस केस में। अब क्या है कि विथ डाइल्यूशन और डाइल्यूशन को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो विथ डाइल्यूशन लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। अब क्यों इंक्रीज करेगा, क्या रीज़न है इसका। उसमें तो रीज़न था कि बिकॉज नंबर ऑफ आयंस घट जाते थे, क्यूब से बाहर चले जाते थे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। बट यहाँ पे क्या रीज़न है, तो यहाँ पे 2 रीज़न है। एक रीज़न है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो अलग है, ये चीज़ ध्यान देने वाला है, और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रीज़न है, पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास किसी सॉल्यूशन में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके आयंस पूरे टूट चुके होंगे, सारे, बहुत सारे आयंस होंगे प्लस माइनस में, क्योंकि वो पूरा कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले ही देख चुके हम लोग। तो अब इसमें और वाटर मिलाने से क्या होगा, तो और वाटर मिलाएंगे तो ऑब्वियसली हम सोच सकते हैं कि ये आयंस जो अभी यहाँ पे हैं थोड़ा दूर चले जाएंगे, ये ऐसे ज़्यादा स्पेस में फैल जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो आयंस क्या है कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आयंस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा आयन के बीच का, तो एक आयन का दूसरे आयन के साथ अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे एक आयन है पॉजिटिवली चार्ज आयन, अगर ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, अगर ये इधर जाना चाहता है और इसके पास में एक नेगेटिवली चार्ज आयन है,
तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो उस स्पीड से नहीं जा पाएगा जितना स्पीड से वो जाना चाहता है, जा सकता है। लेकिन अगर इसी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ एक पॉजिटिव आयन जाना चाहता है या मूव कर रहा है और नेगेटिवली चार्ज आयन दूर है बहुत, तो ये इसको अपनी तरफ ड्रैग नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा। तो क्या हो कि आयन बहुत तेज़ी से मोशन करके वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो करंट को जल्दी से कैरी कर लेगा। लेकिन आयन अगर नज़दीक में है तो क्या करेगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज आयन को उतना स्पीड से वो नहीं जाने देगा, यानी कि रोकेगा उसको। तो आयन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें, मतलब डाइल्यूशन कर दें तो विथ डाइल्यूशन क्या होगा, विथ डाइल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन आयंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस लिख देते हैं यहाँ पे, ऑपोजिटली चार्ज आयंस इंक्रीजेस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा उनके बीच में, डाइल्यूशन करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, देन डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन इंक्रीजेस। इससे फ़ायदा क्या होगा, देन इंटर आयोनिक, आयन के बीच में, जैसे दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन बोलते हैं। दो कंट्री के बीच में है इंटरेक्शन तो इंटर कंट्री इंटरेक्शन। वैसे ही क्या है कि आयन के बीच में इंटरेक्शन अगर हो रहा है देन तो उसको बोलेंगे इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। तो देन इंटर आयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीजेस, इंटरेक्शन कम होने लगेगा, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंटरेक्शन डिक्रीजेस एंड हेंस देयर मोबिलिटी, आयन का मोबिलिटी, आई मीन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, आयनिक मोबिलिटी उसका इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए इसका जो कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टिविटी, ये भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में, देन इंटरेक्शन कम हो जाएगा और इंटरेक्शन जैसे ही कम हुआ देन मोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो ज़्यादा मोबाइल हो जाएंगे, ज़्यादा वो ईजिली मूव कर पाएंगे, तो कंडक्टिविटी फिर बढ़ना ही है क्योंकि मूव करेंगे तभी तो कंडक्टिविटी होगा। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रीज़न होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आते हैं, तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही रीज़न होगा। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl हो सकता है, कोई सॉल्ट NaCl हो सकता है, या फिर CH3COONA, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, कॉपर सल्फेट कोई हो सकता है, डिफरेंट सॉल्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। सोडियम फॉर्मेट, तो किसी भी इसमें से किसी का एग्जाम्पल ले लें तो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि लैम्डा M इंक्रीज़ तो करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, बट ये जो इंक्रीज़ करता है वो स्लाइट इंक्रीमेंट होता है, स्लाइट इंक्रीमेंट होता है। मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग ये देखें कि मोबिलिटी इंक्रीज़ करेगा तो बढ़ तो जाएगा उसका कंडक्टेंस, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा। थोड़ा बहुत क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वाटर मिलाने से आयंस थोड़ी बढ़ गए, आयंस तो जितने थे उतने ही हैं, बस उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ा तो उनका थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, मोबिलिटी बढ़ गया, थोड़ी सी मोबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो उनका जो कंडक्टिविटी होगा वो थोड़ा इंक्रीज होगा। तो अगर ये क्वेश्चन हो कि वाई द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ओनली स्लाइटली, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन there is decrease in interionic interaction, this what is important, decrease in interionic interaction, and hence their ionic mobility increases. It doesn't mean that the number of ions increases, since only interionic interaction increases, only ionic mobility increases, then it increases only slightly. तो मोबिलिटी बढ़ा है तो मोबिलिटी बढ़ने से थोड़ा ही बहुत इंक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि कोई नया पार्टिकल आ गया है, 10 के जगह 20 पार्टिकल हो गए, पार्टिकल्स तो उतने ही हैं, बस थोड़ा स्पीड बढ़ गया है तो उनका क्या होगा कि थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, ज़्यादा इंक्रीमेंट इसमें नहीं होगा। अब वीक में क्या होता है, वीक में भी तो इंक्रीज़ करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके केस में भी लैम्डा M इंक्रीज़ करता है। तो इस केस में कब इंक्रीज़ करता है, डाइल्यूशन करने से। डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो लैम्डा M भी इंक्रीज़ करते जाएगा। और उसमें क्या था कि जैसे
अभी जो हम लोग देख रहे थे कि अगर हम लोग उसमें क्या था कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें क्या है कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इसका डिक्रीज होते जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है तो लैम्डा बढ़ते जा रहा है, अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो यहाँ पे क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते किसको है पहले ये जानना जरूरी है। तो अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ पॉजिटिव आयन होंगे और कुछ नेगेटिव आयन होंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे, लेकिन कुछ कम ऐसे भी होंगे जो ब्रेक ही नहीं किया होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब साथ में प्रेजेंट होगा, वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं किया होगा। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास सपोज कर लें कि 4 पार्टिकल्स हैं, 2 कैटायन है 2 आयन है। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे ना, तो डाइल्यूशन करने से क्या है कि जो पार्टिकल ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि वीक है तो वीक में तो पूरा ब्रेक नहीं करता है ना, तो तभी तो इसका नाम वीक है। तो पहले से जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो तो रहेंगे ही ब्रेक किए हुए स्टेट में, उसी स्टेट में रहेंगे। ये जैसे नहीं ब्रेक किया है तो ये भी ब्रेक करके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक सपोज कर ले कि नहीं भी ब्रेक किया तो कुछ तो ब्रेक कर जाएगा। तो यानी कि ये हुआ कि पहले कैरियर कितने थे 4, अब करंट को कैरी करने वाले कितने हो गए 6। तो अब किसी काम को करने वाले लोग अगर बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा। तो वैसे ही करंट को कैरी करने वाले पार्टिकल्स बढ़ गए तो करंट ज़्यादा कैरी कर पाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने वाली बात नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्टिकल्स का नंबर ही बढ़ गया, पॉपुलेशन ही बढ़ गया। वहाँ पे तो नंबर नहीं इंक्रीज़ कर रहा था, बस थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जा रहा था। नंबर क्यों नहीं इंक्रीज़ कर रहा था? क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे टूट चुके थे। अभी यहाँ पे क्या है कि पूरे टूटे ही नहीं थे। तो इसका क्या है कि कंडक्टेंस पहले बहुत लो था, शुरू में बहुत ज़्यादा था ही नहीं, आयंस पूरे नहीं थे इसके पास। तो शुरू में इसका कंडक्टेंस लो था, बहुत लो था, स्ट्रॉन्ग जितना नहीं था। लेकिन अब क्या है कि अब इसके आयंस ब्रेक किए तो अब इसमें इंक्रीमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग जितना नहीं उससे ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके रीज़न क्या है कि बिकॉज वाटर ऐड करते जाएंगे तो और डाइल्यूशन ये भी ब्रेक कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज विथ डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन पहले अगर 80% हुआ होगा तो अब 90 हो जाएगा, 70 हुआ होगा तो 80 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, हेंस लैम्डा m increases significantly। इसमें लैम्डा m सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इसमें लार्ज इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डाइल्यूशन, एक ऐसे ही डेटा देख लें, अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग के केस में और डाइल्यूशन कर रहे हैं वीक के केस में, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, तो दोनों केस में क्या होगा कि जो होगा लैम्डा m वो इंक्रीज होगा। इसका भी लैम्डा m इंक्रीज होगा डाइल्यूशन करते जाएंगे तो, और डाइल्यूशन करते जाएंगे तो इसका भी लैम्डा m इंक्रीज होगा, दोनों का इंक्रीज होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में इंक्रीमेंट थोड़ा होगा, वीक के केस में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा डाइल्यूशन करने से, वाटर मिक्स करने से। क्यों? तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों में डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और मोबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें ये हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अल्फ़ा इंक्रीज़ कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए लार्ज इंक्रीमेंट होगा। अगर ये 1.5 टाइम्स बढ़ता है तो ये हो सकता है कि ये 15 टाइम्स बढ़ जाए। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में वेरिएशन। अब इसके बारे में, ये जो वेरिएशन होता है इसको हम लोग क्वांटिटेटिव वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको फिर देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं
डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन। और ये इक्वेशन भी वेरिएशन को ही बताता है कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी वेरी करता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो बेसिकली ये इक्वेशन होता है लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस कैपिटल A अंडर रूट C, और C टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो लैम्डा m है ये है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और जो लैम्डा नॉट m है ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है अभी देखेंगे हम लोग। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद जो यहाँ पे कैपिटल A है ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है A, लेकिन ये जो कांस्टेंट A है इसका वैल्यू जो है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर, या यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर वर्ड सही होगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर के जगह पे। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट। किसी खास सॉल्वेंट के लिए कोई भी एक सॉल्वेंट फिक्स कर लिए हैं, उस सॉल्वेंट के लिए उसमें किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करता है इस A का वैल्यू। अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम टाइप के हैं तो A का भी वैल्यू जो होगा वो सेम ही होगा। टाइप का मतलब अब यहाँ पे क्या है अभी देख लेते हैं। ये C जो है ये C है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास अगर सॉल्ट है NaCl, तो NaCl में सोडियम अगर ब्रेक करेगा तो Na के ऊपर चार्ज कैसा आएगा। बेसिकली यहाँ पे टाइप का मतलब चार्ज से है, तो Na के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम KCl देखें तो KCl भी तो सेम वे में ब्रेक करता है, KCl भी ब्रेक करेगा K प्लस Cl माइनस, तो यहाँ भी पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ये भी 1:1 टाइप है, ये भी 1:1 टाइप। तो जो वैल्यू NaCl के लिए होगा वही वैल्यू KCl के लिए होगा। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है CaCl2, तो ये ब्रेक करेगा तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, बट Cl के ऊपर तो एक ही माइनस होता है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2Cl लिख लें वो डिफरेंट थिंग है, बट चार्ज तो एक ही माइनस होता है Cl पे, और कैल्शियम पे 2 प्लस, तो ये 2:1, ये 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका वैल्यू इन सबसे डिफरेंट होगा कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करता है A का वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट फॉर अ गिवन सॉल्वेंट। और इस इक्वेशन को बोलते हैं डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन, और ये बताता है कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे वैरी करता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन जो है वो वैलिड है, वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, उसी के लिए यूज होता है, वीक के लिए नहीं। ये वेरिएशन बताएगा जो हम लोग देख चुके हैं अभी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग के लिए वेरिएशन को बताएगा। तो अब देखते हैं कि ये कैसे वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है और कैसे इसके बेसिस पर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर, अगर हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है वो लैम्डा है, लैम्डा m है, लैम्डा नॉट m है और A√C है। अभी हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को भी देखेंगे आगे। तो इस इक्वेशन से अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करते हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं। अगर ये y है, इसको हम लोग mx मान लें और प्लस c इधर लिख लें, y = mx + c। तो x के जगह पे कौन है √c, y एक्सिस की तरफ कौन है लैम्डा m। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो ग्राफ इस टाइप का कुछ आना चाहिए। 2 एक्सिस ले लेंगे,
एक्स एक्सिस पे क्या है, √c, तो कॉन्सेंट्रेशन का रूट ले लिए। वाई एक्सिस पे क्या है, लैम्डा m, तो लैम्डा m लिख लिए। अब इसके बाद m के जगह पे क्या दिख रहा है हमको, ये जो m है इसके जगह पे क्या दिख रहा है, a नहीं, अगर बिल्कुल सही से देखें तो -a दिख रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा, तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, इसका नेगेटिव स्लोप होगा। और जहाँ पे y को कट कर रहा है इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो c होगा, इंटरसेप्ट। इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे लैम्डा नॉट m। यानी कि ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ, क्योंकि हम इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होता है, तो ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हुआ। स्ट्रेट लाइन आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3COON है, OH होता तो एसिड हो जाता, वो वीक हो जाता, लेकिन COON लिखा हुआ है तो मीन्स ये सॉल्ट है, मेटल है, सॉल्ट है, ये सोडियम एसिटेट बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर NaCl का भी ग्राफ ऐसा बनेगा, या फिर KCl का ग्राफ ऐसा बनेगा, तो कोई भी सॉल्ट का ग्राफ ऐसा ही बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो इस तरीके से वेरिएशन होगा। अब इस वेरिएशन से क्या सीख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन है 0, इधर आने पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी घटता है। तो जो हम स्टेटमेंट याद करते हैं, अगर ग्राफ हमको याद रहेगा तो ग्राफ से ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी घटते चला जाएगा। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ जाएँ, कॉन्सेंट्रेशन को कम करें, तो ग्राफ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने से ऊपर जाते जाएगा। मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मीन्स डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन से ही कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, और इंक्रीज़ करते 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस वैल्यू पे पहुँच जाएगा। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट के सामने, मतलब 0 पे मिल रहा है। तो 0 कॉन्सेंट्रेशन हो गया यहाँ पे। तो 0 कॉन्सेंट्रेशन पे जो लैम्डा m होता है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी होता है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ से ग्राफ से हम लोग समझ चुके हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट m से। क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ही होता है ये, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, 0 कॉन्सेंट्रेशन। और क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, और कंडक्टिविटी, और इसको कह सकते हैं कंडक्टिविटी, और ऐसे लिख देते हैं, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 0 कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि उसमें वाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर है कि कॉन्सेंट्रेशन 0 अप्रोच कर गया, ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो उसमें डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा होगा उस टाइम। मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये साफ साफ दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ग्राफ से पता कर सकते हैं कि उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। ग्राफ जहाँ पे कट करेगा वाई एक्सिस को, वही उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। लेकिन अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसा होगा ये देखते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। इधर फिर से हम लोग √c ही ले लेते हैं क्योंकि ये भी ग्राफ उसी के जैसा दिखे, और यहाँ पे लिख लेते हैं लैम्डा m मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पता क्या लगता है कि इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से आता है। इसका मतलब क्या हुआ इस ग्राफ का, इस तरीके से ग्राफ का बनना ये बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे, अगर हम ग्राफ को इधर से सोचना स्टार्ट करें,
ये किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि HCOOH, जैसे कि देख चुके हम लोग कौन कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, CH3COOH। ठीक, ग्राफ क्या बता रहे हैं कि अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ का हाइट धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, बट इधर बहुत तेज़ी से, इधर क्या था कि बहुत स्लो, इतना इतना ये लगभग पैरेलल ही रहा, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। बस जैसे हम जीरो के आसपास पहुंचने लगे ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और इतना गया तेज़ी से ऊपर कि लगभग क्या हो गया, इस एक्सिस के लगभग पैरेलल जैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो अगर कोई लाइन पैरेलल हो गया तो कितना भी इसको आगे बढ़ा दें हम, इसको कितना भी आगे बढ़ा दें मिलेगा नहीं आगे। अगर इस वाई एक्सिस को कट करता, जैसे स्ट्रॉन्ग में कट किया था, तो स्ट्रॉन्ग में कट किया था तो हमको लैम्डा नॉट एम मिल गया था, मतलब कि हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मिल गया था। लेकिन वीक के केस में क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन जैसा है ही नहीं, तो पैरेलल हो जा रहा है। तो जो पैरेलल हो जा रहा है, इधर क्या है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर हाई, इधर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, यानी कि ये रीजन क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन का रीजन है ये लो कॉन्सेंट्रेशन का रीजन है। तो हाई से कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे लो होते जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इतना ज़्यादा इंक्रीज करता है कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल होने से क्या होगा कि लैम्डा नॉट एम वैल्यू हम लोग इसका फाइंड नहीं कर सकते। तो ये वेरिएशन होता है। इस ग्राफ को हम लोग इसी ग्राफ में भी ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, बुक्स में ऐसे ही इसको प्लॉट किया हुआ देखा जा सकता है इसको। तो ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हो गया और ये स्ट्रॉन्ग का ग्राफ हो गया, इसमें प्लॉट कर सकते हैं। इस ग्राफ से साफ साफ पता चल रहा है कि वीक जो होगा उसका लैम्डा नॉट इसके जैसा नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये वाई एक्सिस का ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका वेरिएशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट किया ये, और इंक्रीज होते होते यहाँ तक पहुँचा। तो इसमें इस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ। वीक में क्या है कि वीक और उसका कंडक्टेंस जो होता है, मोलर कंडक्टेंस शुरू में और उससे भी नीचे था, लेकिन वो इंक्रीज करते करते इसको भी क्रॉस कर गया, यानी कि वीक में ज़्यादा चेंज आया। वीक इतना कम था और इतना ज़्यादा तक चला गया, ज़्यादा चेंज वीक में आया, मतलब ज़्यादा वीक का जो मोलर कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टिविटी वो ज़्यादा इंक्रीज करता है। स्ट्रॉन्ग का मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट कम होता है। इसको थ्योरेटिकली हम लोग देख भी चुके थे क्यों होता है अभी पीछे, लेकिन इससे ये पता चलता है ग्राफ से कि इसमें जो इंक्रीमेंट होता है वीक में ज़्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग में कम होता है। तो ग्राफ से भी चीज़ें पता लग रही हैं। तो ग्राफ से हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी बिकम्स क्या हो गया, बिकम्स पैरेलल, किसके पैरेलल, बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। हेंस इसका मतलब ये हुआ, हेंस एक्स्ट्राप्लोटेशन कांट गिव द वैल्यू ऑफ, एक्स्ट्रा प्लॉट कर भी दें तो उससे वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, किसका, कांट गिव द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम। तो बहुत बार क्वेश्चन भी होता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं बता सकते, लैम्डा नॉट एम वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका रीजन होगा बिकॉज एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन when we plot the graph it is evident that lambda naught versus root c graph becomes parallel to y axis, hence extrapolation can't give the value of lambda naught m। इसका एक रीज़न और भी है जो बुक्स में मिल भी सकता है। एक रीज़न और क्या है कि एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम देख रहे हैं तो हमको जीरो पे वैल्यू चाहिए कि जीरो पे इसका क्या वैल्यू होगा। तो एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर
कंडक्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टेंस बिकम्स वेरी लो। जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है ना, कंडक्टेंस जो है प्रैक्टिकली बहुत लो हो जाता है। ग्राफ से तो पता लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग का तो ग्राफ से पता लगा, वीक में क्या है ग्राफ से पता लग नहीं रहा है। अगर हम प्रैक्टिकल करके देखना भी चाहें तो कंडक्टेंस बिकम्स वेरी लो एंड हेंस, तो लो होने से क्या होगा, एंड हेंस इट कांट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अगर बहुत छोटा वैल्यू कोई है तो उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए भी इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग जो है नहीं बता सकते हैं। किसका नहीं बता सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं बता सकते। तो ये दो रीज़न है, दोनों में से कोई भी रीज़न हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स और देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है लैम्डा एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग पता तो नहीं कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का पता कर सकते हैं। तो वीक का अगर हम लोग डायरेक्टली नहीं पता कर सकते हैं तो क्या कोई दूसरा मेथड भी है जिससे हम लोग इसको पता कर सकते हैं? तो हाँ, इसको पता करने का एक इनडायरेक्ट मेथड है, कोलरॉस लॉ से हम लोग पता करते हैं। लेकिन कोलरॉस लॉ को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि जो लैम्डा एम हम लोग अभी पढ़े, उस लैम्डा एम में और कंडक्टिविटी में, मीन्स लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एंड कप्पा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं हम लोग। ये हुआ मोलर कंडक्टिविटी, और ये हुआ सिर्फ कंडक्टिविटी। इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? बहुत बार रिलेशनशिप का एक्सप्रेशन भी लिखना पड़ता है क्वेश्चंस में, फाइंड आउट करना होता है, एमसीक्यू में दिए हुए होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो लैम्डा एम, तो इसके लिए क्या होता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। एम क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलरिटी है। कप्पा कंडक्टिविटी हो गया, लैम्डा एम जो हुआ वो मोलर कंडक्टिविटी हुआ। तो ये तो रिलेशन हुआ लैम्डा एम और कप्पा के बीच में। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कप्पा का जो यूनिट है इस फॉर्मूले में वो है साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स नहीं है, ये कॉमन यूनिट, इसी में नॉर्मली क्वेश्चंस मिलेंगे। बाय द वे, अगर किसी क्वेश्चन में साइमन मीटर इन्वर्स में अगर दे दे तो उसको साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों में साइमन तो कॉमन है, लेकिन मीटर इन्वर्स को सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से क्या करते हैं उसको इनटू करते हैं। लेकिन मीटर इन्वर्स को सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा उस वैल्यू को, तो मीटर इन्वर्स सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पे यूनिट होगा कप्पा का, और लैम्डा एम जो आएगा उसका जो यूनिट होगा वो होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। ये लैम्डा एम का आंसर जो आएगा वो इस यूनिट में आएगा। ये चीज़ों को ध्यान देना है। अब इसके बाद फिर एक चीज़ और देखते हैं, जब हम लोग किसी भी कंडक्टिविटी जो लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सबसे पहले एक ऐसे सेल में रखा जाता है जब रेजिस्टेंस उसका मेजर कर रहे होते हैं, या फिर जैसे इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए। तो क्या है कि यहाँ पे कोई हमारे पास सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इस सेल को बोल देते हैं कंडक्टिविटी सेल। सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई एसी सोर्स है, रेजिस्टेंस को मेजर करना है, बैटरी नहीं है। तो क्या है ना कि ये जो प्लेट है, यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देना है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं सेल कांस्टेंट के बारे में। सेल कांस्टेंट को जी स्टार से भी डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो जैसे मेरे पास कोई एक कंडक्टिविटी सेल है, समझ लें कि सिर्फ ट्यूब है, छोटा सा एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्ट का सॉल्यूशन या एसिड का, बेस का, किसी एक चीज़ का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब क्या है कि इस जो यहाँ पे प्लेट लगे हुए हैं, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो लेंथ होता है इसके बीच का, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, तो L/A को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जी स्टार।
इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। मीन सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और इस टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूशन। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ कौन सा सेल, इस ट्यूब का नाम होता है कंडक्टिविटी सेल। L is the distance between the electrodes of conductivity cell and A is the area of cross section, and ratio of L and A is called cell constant। तो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि L by A को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब एक चीज़ सोचना चाहिए कि अगर इसमें हम KCl रखें सॉल्ट या NaCl रखें, सेल कांस्टेंट का वैल्यू तो सेम होगा, इसीलिए तो इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सॉल्ट रखेंगे KCl तो भी डिस्टेंस यही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यही रहेगा। ये सॉल्यूशन निकाल के दूसरा सॉल्यूशन भर दें अगर हम इसमें, तो इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, या क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी इसका बदल जाएगा, इसका मोटाई जो कुछ भी है। तो सॉल्ट कोई भी हो, सॉल्यूशन कोई भी हो, L by A का वैल्यू सेम होगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और क्योंकि ये कंडक्टिविटी सेल का लिए कांस्टेंट है, इसलिए इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर एक ही सेल है उसमें सॉल्यूशन बदल दे तो उसका सेल कांस्टेंट नहीं बदलता है। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ L by A। एक और चीज़ होता है, जैसे कि हम लोग कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू क्या पढ़े थे, वहाँ से भी सेल कांस्टेंट पता कर सकते हैं। कप्पा इक्वल्स टू पढ़े थे हम लोग L by RA, ये था। तो अब L by A को अभी हम लोग देखें कि L by A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो कप्पा इक्वल्स टू और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 by R, और L by A को क्या बोल देंगे, G स्टार, सेल कांस्टेंट हो गया। तो G स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू कप्पा, R इंटू कप्पा। यानी कि रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है, कंडक्टिविटी हमको पता है, तब भी सेल कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने को आता है, या MCQs में भी हो सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने का मेरे पास दो फार्मूला है, तो दोनों फार्मूले को याद रख लेना होगा। सेल कांस्टेंट G स्टार इक्वल्स टू L by A, एंड ऑल्सो G स्टार इज इक्वल टू R कप्पा, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। तो ये दो फार्मूले हैं सेल कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यह इसके बाद देखेंगे, हम लोग क्या बेसिकली अब देख रहे थे यहाँ पे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर इनडायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली फाइंड आउट करने का एक वे है, एक लॉ दिया गया है, उसको बोलते हैं कॉलरॉस लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या है, तो इट स्टेट्स दैट क्या हमको फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, हम लोग वीक के लिए फाइंड आउट करते हैं इस लॉ से, लेकिन एप्लीकेबल ही स्ट्रॉन्ग वीक सबके लिए है। इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स कि लैम्डा नॉट m फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द sum of individual contribution of ions। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। जैसे कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसका लिमिटिंग लैम्डा नॉट m हमको फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो इसमें मेरे पास दो तरह के आयन हैं, एक आयन है मेरे पास सोडियम आयन है, और दूसरा आयन मेरे पास क्लोराइड आयन है। तो कुछ कंडक्टिविटी इसकी वजह से होगा, तो लैम्डा नॉट Cl माइनस के लिए कुछ वैल्यू होगा, और कुछ जो कंडक्टेंस होगा वो सोडियम प्लस के लिए होगा। तो इसके कंडक्टेंस को और इसके कंडक्टेंस को जब हम ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा।
अगर मेरे पास कोई दूसरा सॉल्ट होता, सपोज कर लें कि मेरे पास होता CaCl2, तो इसके लिए कैसे फाइंड आउट करते? इसमें दो तरह के आयन हैं, लैम्डा नॉट, एक मेरे पास है कैल्शियम, कैल्शियम पे 2+ होता है इसलिए 2+ लिख दिया, प्लस एक और मेरे पास कौन सा आयन है Cl-, तो Cl- लिख दिया। लेकिन फॉर्मूले में क्योंकि 2 Cl है तो एक ही का कंट्रीब्यूशन तो नहीं ऐड करेंगे ना, दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसके कंट्रीब्यूशन में 2 से इनटू कर लेंगे। अगर मेरे पास जैसे कोई होता सॉल्ट, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे होता H2SO4, तो इसके लिए कैसे लिख पाते हैं? लैम्डा नॉट एसिड है तो ये क्या जनरेट करेगा H+, क्योंकि H2SO4 2H+ जनरेट करेगा तो 2 × लैम्डा नॉट H+ लिख देंगे, प्लस और क्या लिखेंगे, एक और कौन सा आयन जनरेट करेगा लैम्डा नॉट SO4 2-, तो ये SO4 2- और ये H+ में ब्रेक करता है, तो 2H+ है इसलिए यहाँ पे 2 से इनटू किया, और SO4 एक है इसलिए SO4 2- यहाँ पे लिख दिया, चार्ज ये 2- कैरी करता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट H2, अब इसका हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, और सपोज करें कि इसका फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा नॉट HCl का वैल्यू गिवन है, कुछ वैल्यू है, सपोज कर लें कि इसका x वैल्यू है, इसका यूनिट रहेगा साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स, सबका यही यूनिट होगा। लैम्डा नॉट सपोज कर लें कि मेरे पास दिया हुआ है NaOH का दिया हुआ है, इसका वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि y है, सेम यूनिट होगा, और फिर लैम्डा नॉट NaCl का दिया हुआ है, सपोज कर लें कि इसका वैल्यू Z होगा। तो इसका वाटर का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मेरे पास एक एसिड है, एक बेस है, एक सॉल्ट, तो वाटर का इसका यूज़ करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये बहुत आसान है, बस ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि हमको फाइंड आउट तो करना है वाटर का, तो वाटर के लिए हमको चाहिए एक H चाहिए और एक OH चाहिए। वाटर में 2 चीज़ें होती हैं ना, H और OH, H+ आयन और OH- आयन। तो हमको एक वैसा कंपाउंड चाहिए जिसमें से H+ चाहिए, इसमें से H+ मिल जाएगा हमको, H+ Cl- में टूटता है, Cl- काम का नहीं है बट H+ तो है ना जो इसको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। एक OH वाला कंपाउंड भी चाहिए, तो OH है इसमें, तो एक इसका यूज़ कर लेंगे। बट NaCl में तो ना H है ना OH है, तो ये किसी काम का नहीं है। इट मीन्स ये हुआ, इसको हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये कोई काम का नहीं है अभी के लिए। तो काम इसका ये है, इसका मतलब कि इन दोनों के वैल्यू में से इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। फिर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा नॉट किसका फाइंड आउट करना है? H2O का। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट HCl का ऐड कर लेंगे हम लोग, प्लस लैम्डा नॉट और किसका ऐड कर लेंगे, लैम्डा नॉट M NaOH का भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये भी काम है। फिर माइनस, इसमें से माइनस कर लेंगे इन दोनों में से, किसको, लैम्डा नॉट NaCl का, इसको माइनस कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आयन लिखते हैं तो स्मॉल लैम्डा यूज़ करते हैं, ये लैम्डा इस टाइप से लिखते हैं, सिर्फ Na लिखा हुआ है तो, लेकिन NaCl लिख रहे हैं, CaCl2 पूरा कंपाउंड लिख रहे हैं, तो ये कैपिटल लैम्डा यूज़ करते हैं। इसको कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, इसको स्मॉल लैम्डा बोलते हैं। स्मॉल लैम्डा आयंस के लिए, कैपिटल लैम्डा होल कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे हम कंपाउंड लिखे हैं इसलिए कैपिटल लैम्डा का यूज़ किया। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकता है कोई भी कि NaCl माइनस करने से सोडियम तो माइनस हो गया, तो ये तो कट जाएगा, Cl जो है वो भी माइनस हो गया, तो ये तो कट जाएगा। तो बच क्या गया, H बच गया और OH बच गया। तो H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, 2H H2O बन जाएगा, 2H और 1O। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। HCl का वैल्यू कितना सपोज किए थे हम लोग, x, तो ये x हो जाएगा। NaOH का वैल्यू कितना सपोज किए थे, तो y, और इसका वैल्यू कितना सपोज किए थे, तो z। तो जो भी वैल्यू होगा x + y - z कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स में। तो ऐसे हम लोग किसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार ये वेरीफाई करना ज़रूरी है कि ये रिजल्टेंट में आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर इसको हम ब्रेक करके भी देख लेते, तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम ऐसे लिखते तो लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस, ये तो HCl हो गया यहाँ तक, फिर लैम्डा नॉट, इसको कैसे लिखते, सॉरी इस तरीके से लिखेंगे, लैम्डा नॉट किसके लिए,
Na+ के लिए प्लस लैम्डा नॉट और किसके लिए, OH माइनस के लिए। फिर इसमें से माइनस किए हम किसको, लैम्डा नॉट Na+ के लिए। फिर और किसको माइनस किए, इसके लिए भी माइनस साइन लग जाएगा, लैम्डा नॉट Cl माइनस के लिए। तो ये क्या कट गया, Na+ कट जाएगा, Cl माइनस कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा मेरे पास, लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। तो HOH मिलके H2 तो बन ही जाएगा। इसका मतलब एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना है, सपोज कर ले कि हमको लैम्डा नॉट फाइंड आउट करना है H2SO4 का, और वैल्यू जो गिवन है वो वैल्यू है लैम्डा नॉट दिया हुआ है यहाँ पे, BaSO4 का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कर ले कि x वैल्यू है इसका दिया हुआ, फिर दिया हुआ है लैम्डा नॉट m HCl का दिया हुआ है, इसका सपोज कर ले y वैल्यू है, फिर लैम्डा नॉट सपोज कर लें कि BaCl2 का दिया हुआ है, सपोज कर लें कि इसका z वैल्यू। तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो H2SO4 से हमको H2 चाहिए, यानी कि हमको HCl का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि हमको SO4 भी चाहिए, तो SO4 तो यहाँ पे है, यानी कि इसका भी यूज़ करना पड़ेगा। बट BaCl2 और H2SO4 में कोई कॉमन नहीं है, हमको फाइंड आउट इसी का करना है, ना Ba कॉमन है ना Cl कॉमन, तो इसको तो यूज़ करना नहीं है, इट मीन्स इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि लैम्डा नॉट m अगर हमको फाइंड आउट करना है H2SO4 का, तो इक्वेशन कैसे बनेगा मेरा, हम लिखेंगे इसको लैम्डा नॉट m किसका, BaSO4 का प्लस लैम्डा नॉट और किसका लिखेंगे, HCl भी चाहिए हमको, तो HCl का भी लिख लेंगे लैम्डा नॉट m। इसमें से माइनस करना होगा हमको किसको, लैम्डा नॉट m किसके लिए, BaCl2 के लिए। अब एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 2 Cl को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे तो 1 Cl है, तो 1 Cl नेगेटिव रह जाएगा। और H2SO4 में हमको तो 2H चाहिए, HCl में तो एक ही H है, तो यानी कि इस HCl में खुद से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2H हो गया और इसमें एक SO4, तो 2H और एक SO4 H2SO4 बन जाएगा। और एक Ba और 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 2 Cl, तो एक Ba और 2 Cl कट भी जाएगा, तो ये ओवरऑल मेरा H2SO4 आ जाएगा। तो ये 2 से इंटू करना भी पड़ेगा, कभी करना भी पड़ सकता है, तो देख लेना है कि रिजल्टेंट मेरा सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BaSO4 का मेरा कितना वैल्यू था, तो x लिख दी, HCl का कितना था y, लेकिन y नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 2 से इंटू किए हैं, तो 2y, और इसमें से माइनस करेंगे BaCl2 यानी कि z। तो जो भी ऐसे सॉल्व करने पे जो भी x y के जब वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है तो आ जाएगा मेरा आंसर, जो भी आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉलरॉस लॉ का यूज़ करके हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्टली नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे एक तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका कंडक्टिविटी इतना लो होता है कि एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये कि ग्राफ से भी नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि वाई एक्सिस के वो पैरेलल हो जाता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, तो उसको इनडायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलरॉस लॉ, और इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद फिर क्या है कि कॉलरॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटा है तो कितना % टूटा है, वो 100% टूटा है या वो 10% टूटा है, 80% टूटा है, मतलब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पहले ही बोल चुके हैं, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फ़ा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर अल्फ़ा का वैल्यू बाय द वे आया 0.84, तो कितना % टूटा, तो जितना भी वैल्यू अल्फ़ा का है उसमें 100 से इंटू कर देने से % पता चल जाएगा, तो 100 से इंटू करेंगे तो 84%। अगर अल्फ़ा का वैल्यू मेरे पास आया होता 0.9 या 95, इसका मतलब कितना हो जाता है, 95% हो जाता है। तो अल्फ़ा देख के हम लोग बता सकते हैं कौन कितना % टूटा।
तो इसका यूज होता है टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब है कि फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लैम्डा एम इक्वल्स टू होता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एम, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इसका यूज है। इसका एक यूज और है जो हम लोग अभी देखे थे, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो अभी देखे थे, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। स्पेशली किसके लिए यूज होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दूसरा इसका एप्लीकेशन होगा। और भी एप्लीकेशंस हैं इसके, और इसका क्या एप्लीकेशन है, और इसका एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या वीक बेस। जैसे हम वीक एसिड अगर ले लें कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है। जैसे कि वीक एसिड या वीक बेस होता तो Kb लिख देते, वीक एसिड है तो Ka लिखे हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है, Ka फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है C मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा एम बाई लैम्डा नॉट एम। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, लैम्डा एम क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इससे अल्फा पता लग जाएगा। अब अल्फा के वैल्यू को यहाँ रख देंगे और कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है कि उसका वैल्यू 1 मोलर है कि 2 मोलर है। C यहाँ पे है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो हमको ये पता लग जाएगा कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, मतलब वो एसिड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है कि कंपैरेटिवली वीक है, कितना टूटा है उसका, कितने मॉलिक्यूल्स ब्रेक किए होंगे, तो उसका हम लोग अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। और कभी कभी इसका यूज हम लोग इसमें भी कर लेते हैं, टू फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे हम लोग सॉलिबिलिटी अगर किसी का चेक करना चाहें तो यहाँ से सॉलिबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ रहे तो C भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, टू फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कुछ सॉल्ट होते हैं जो पूरा नहीं घुलते हैं, थोड़ा बहुत घुलते हैं, तो वो कितना घुले हैं, उनका कितना सॉलिबिलिटी है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, वो कितना डिजॉल्व हुआ है, उसके सॉलिबिलिटी को फाइंड आउट करने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ क्या क्या है, इसका यूज़ है टू फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और सबसे ज़्यादा यूज होता है टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। और ये रिलेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा के बीच में, और ये अल्फा और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड हाउ टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।